Hello, dear learners. Welcome to day 11 of our most repeated PYQ series. So, day 11 में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. सो ये लेक्चर और ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज में हम PYQs को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक चैप्टर में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ. क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं करती, समझाती भी हूँ कि आपको क्वेश्चंस में किस तरह से अप्रोच लगानी है, क्वेश्चंस के रिलेटेड क्या आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं डिस्कस करती हूँ. सो मतलब ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं बताती हूँ कि एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि इस टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है, किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है. देन उसके बाद आप अपने एंड पे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हैं. यहाँ से आप एग्जाम्पल लेकर कि इस तरह का हमारा क्वेश्चन है, अपने एंड पे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो अगर आप ये मेरी PYQ सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे या आपके प्रीवियस लेक्चर्स कोई मिस हो गए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा. वहां से जाकर अपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और साथ ही चैप्टर्स के क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट की है. उसमें भी मैंने सारे चैप्टर्स को बहुत जल्दी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हुए चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं, रिवाइज करवाए हैं और कहीं कोई ट्रिक्स टिप्स की ज़रूरत है तो वो भी साथ साथ डिस्कस की है. सो जैसा कि आज हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स हैं, फिर चाहे आपका एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर क्या होता है, वो सब जितना कुछ भी है सारा कुछ मैंने बहुत जल्दी से डिस्कस किया पूरा चैप्टर. तो आप पूरे चैप्टर को एक बार जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं. रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा. सो अगर हम बात करें हमारे चैप्टर 11 की दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते. बस यही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, आर्क की लेंथ या सेक्टर की लेंथ और उसके पेरीमीटर में क्या डिफरेंस होता है, और फिर सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस है, मेजर एंगल, माइनर एंगल, ये सब क्या है वो आपको पता होना चाहिए. सो अगर इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे, मैं आपको कहूँगी कि NCERT सबसे इंपॉर्टेंट है. NCERT की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार पहले कवर कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर NCERT बेस्ड ही रहते हैं. तो अगर आपने NCERT एक्सरसाइज को नहीं किया तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो जाकर एक बार NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे कर लीजिए. उसके अलावा प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए वो आज हम देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज. ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, MCQs बेस्ड ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना जरूरी है. हमें बोला गया कि हमें पेरीमीटर बताना है सेक्टर का और सेक्टर के लिए जो एंगल है वो हमें 90 डिग्री दिया गया है और सर्कल जिसका सेक्टर बना गया है उस सर्कल का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है. तो अगर हम एक इसकी रफ डायग्राम बनाए पहले, तो इस तरह से मैं एक सेक्टर बना रही हूं और ये एंगल है 90 डिग्री का और अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है. अब अगर नेमिंग की बात करें तो हमें पता है कि सेक्टर की नेमिंग कैसे की जाती है, A, B, C और बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं ताकि हम नेम कर सके A, B, D, C. अगर हम सिर्फ ABC करेंगे तो तब क्या होगा, वो ट्राइंगल भी हो सकता है. इसीलिए सेक्टर की जब भी नेमिंग करनी है तो आर्क के ऊपर एक पॉइंट जरूर देना है. तो ये हो गया हमारा डायग्राम. डायग्राम में नेमिंग का भी ध्यान रखना. तो इस तरह से हमने बनाई डायग्राम. अब हमें क्वेश्चन में बोला है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. तो बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या हमें लेंथ फाइंड करनी है या ये पूरे का पेरीमीटर फाइंड करना है. सो जब बात आती है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की, तो ये हमारे पास सेक्टर है, पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री. तो बाउंड्री में आपके पास ये आर्क भी है और ये दोनों रेडियस भी हैं. तो इसका मतलब जब पेरीमीटर फाइंड करना है तब हमने ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r को फाइंड करना है. अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होगा कि लेंथ ऑफ सेक्टर बताओ, लेंथ वर्ड बोला होगा, तो इसका मतलब हमें ये इसकी लेंथ फाइंड करनी है.
ठीक है, लेंथ ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क बोला होगा तो हमें सिर्फ आर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें फिर हम ये ऐड नहीं करते। लेकिन अगर पेरीमीटर वर्ड लिखा होगा तो पेरीमीटर हमारा मतलब सेक्टर हमारा किससे बना हुआ है, सेक्टर हमारा ये 3 साइड से बना ना, एक ही आर्क है और 2 हमारे पास रेडियस है। तो जब इस सेक्टर का पेरीमीटर बोला गया इसका मतलब इस पूरे की बाउंड्री बोला है, तो हमें तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क बी डी सी कैसे फाइंड करते हैं, हमें एंगल गिवन है, सो 90/360 इंटू 2πr। 90/360 इंटू 2, पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 और r की जगह पे 7। ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया और ये 4। नाउ ये 2 से कैंसिल और यहाँ पे 11, तो वैल्यू हमारे पास आ जाती 11 सेंटीमीटर। अब अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं रहते तो उसके लिए मैंने अपने रिवीजन वीडियो में बताया कि इसके फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, तो जब आप वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लेंथ या एरिया का फॉर्मूला कैसे याद करना है या फॉर्मूला हमारा बनता कैसे है। अब हमने लेंथ फाइंड कर ली, पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर में हम रेडियस भी ऐड कर देंगे। सो पेरीमीटर के लिए आ जाएगा 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। सो 2r मतलब 2 इंटू 7 प्लस लेंथ ऑफ आर्क है 11, दैट इज पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस 11 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सो क्वेश्चन इजी था लेकिन कंफ्यूजन थी, तो इसीलिए मैंने ये क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लिया कि पेरीमीटर और लेंथ में क्या डिफरेंस है। सेक्टर का लेंथ बताना है जब, तो हमें सिर्फ ये देखना है, पेरीमीटर बताना है तो उसमें 2r को भी ऐड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमें इसमें बोला है कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है किसके बीच में, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर के बीच में, कौन सा सेक्टर जिसका एंगल 120 डिग्री हमें गिवन है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेजर सेक्टर बन रहा है उसका डिफरेंस फाइंड करना है। किस किस का डिफरेंस फाइंड करना है, एक तो हमें जो हमारा जो सेक्टर बन रहा है 120 डिग्री के कारण उसका, और जो मेजर सेक्टर बन रहा है उसका डिफरेंस फाइंड करना है, और रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो मतलब ये कि अगर मैं एक सर्कल बनाती हूं विद सेंटर O, अब यहां पे मैं 120 डिग्री का एक एंगल बना रही हूं A B और यहां पे नाम दे देते हैं C। तो 120 डिग्री के एंगल बनाने से जो हमारे पास जो सेक्टर बन रहा है वो सेक्टर है ये, इस सेक्टर का और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मेजर सेक्टर बन रहा है उसका हमें डिफरेंस फाइंड करना है, उसके एरिया का डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम पहले लेट कर लेते हैं कि A1 हमारा जो है इसका एरिया है, तो लेट करते हैं A1 बी दी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड A2 हम फाइंड लेट कर लेते हैं बी दी एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो A1 A2 हमने लेट कर लिए इनके एरियाज को। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर A1 मतलब, तो A1 हमारा ये हमने फाइंड कर लिया इसका एरिया। अब हमें फाइंड करना है एरिया A2। अब A2 फाइंड करने का आपके पास दो मेथड है, या तो आप पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो तो इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आपको इतना लंबा नहीं करना तो सिंपल आप पूरे 360 डिग्री में से 120 को माइनस करो तो आपको ये 240 डिग्री मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो ये वाला पूरा सेक्टर फाइंड कर सकते हो। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए बस आपको एंगल और रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस पता है, एंगल आप फाइंड कर सकते हो।
एक पता है तो दूसरा एंगल आप बना सकते हो 360 में से माइनस करके। तो सिंपल आपने एरिया वैल्यू फाइंड करनी है। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो ऐसा कुछ नहीं है कि ये माइनर के लिए ही है या मेजर के लिए है, ये इन जनरल फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे वो वाला आपको सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग के लिए यहाँ पे एक पॉइंट डी ले लेते हैं। अब हम लेंगे A2। A2 क्या है, किसका एरिया है, सेक्टर OADB का। तो उसके लिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 माइनस 120 दैट इज 240 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 21 इज इक्वल टू 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है इन दोनों के बीच का। सो मतलब A2 माइनस A1 हमारे पास होना चाहिए 924 माइनस 462 दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डिफरेंस किस किस का, A1 और A2 के बीच का। सो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ताकि आपको मैं बता सकूं कि एरिया अगर आपको मेजर का फाइंड करना है या माइनर का फाइंड करना है, आपको सिर्फ एंगल और रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस अगर आपको एक का भी गिवन है तो दूसरे का वही रहेगा। एंगल के लिए अगर आपको माइनर का गिवन है तो मेजर का बना सकते हो 360 में से माइनस करके। अगर मेजर का गिवन है तब भी माइनर का बना सकते हो। तो जिसका एरिया आपको फाइंड करना है उसका आपको एंगल बनाना है और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। और मेजर एंगल आपको अगर नहीं समझ आ रहा कैसे बनाना है, मेजर सेक्टर निकालना है एरिया, तो आप सर्कल के एरिया में से माइनर का एरिया भी माइनस करके मेजर का बना सकते हो। तो कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 200 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें एरिया दिया हुआ है सेक्टर का जिसका एंगल है 200 डिग्री और एरिया क्या दिया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करनी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब जो आपका जो सेक्टर बना है वो सेक्टर के जो आर्क है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। सो एक आर्क बना लेते हैं इस तरह की, एंगल ले लेते हैं ये 200, इस पॉइंट को देते हैं O, ये A, ये B और यहाँ पे C। तो हमें ये आर्क ACB की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है, एरिया गिवन है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा गिवन है 200 डिग्री। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेडियस पता चलेगा तभी हम लेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 पाई आर के लिए आर की वैल्यू तो पता होना चाहिए, एंगल हमें पता है। सो रेडियस हम इसमें से निकाल लेंगे, 770 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, बाकी सारा दूसरी साइड पे चला जाएगा। सो 770 इंटू 7 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 22। सो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और यहाँ पे 7, देन ये 2 हमारा कैंसिल होगा, 18 अगेन 2 कैंसिल होगा तो 9 आएगा। सो 7 इंटू 7 इंटू 9। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है, 7 2 बार है और यहाँ पे 9 क्या है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 7 इंटू 3 दैट इज 21 सेंटीमीटर की। ये हमारे पास आ गया रेडियस। कैसे बना वापस समझो, 2 7 थे तो स्क्वायर की बात की जा रही, 7 इंटू 7 49 होना था, यहाँ पे 9 है तो मतलब 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना रहे हैं तो 2 में से एक 7 लेंगे, यहाँ पे 9 का 3 2 है, 2 में से एक 3 को लेंगे, तो 7 इंटू 3 21। अब रेडियस पता चल गया, लेंथ हम निकाल लेंगे। सो लेंथ ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू थीटा की जगह पे 200 डिवाइडेड बाय 360
इंटू पाई इंटू 2 पाई, पाई की जगह 22/7, आर रेडियस की जगह 21। सो ये कैंसिल होगा 3, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36। ये 3 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो 5 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 73.3 सेंटीमीटर। ये है लेंथ ऑफ आर्क। तो जब भी आपको एरिया गिवन है, आपको लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले आपको रेडियस बनाना है, क्योंकि रेडियस आपको पता चलेगा तभी आप लेंथ की वैल्यू फाइंड करोगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1-2 मार्कर क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन यही है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, an elastic belt is placed round the rim of a pulley of radius 5 centimeter. One point on the belt is pulled directly away from the center O of the pulley until it is at P, 10 centimeter from O. Find the length of the belt that is in contact with the rim of the pulley. Also find the shaded area. हमें एक डायग्राम दी गई है, हमें बोला है कि एक इलास्टिक बेल्ट है जो कि रिम के राउंड में पूरी प्लेस की गई है। पूरी ये रिम जो है इसके अराउंड बेल्ट लगाई हुई है, और ये जो रिम है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, और सेंटर जो है इसका O है। अब बोला कि हमने एक पॉइंट से बेल्ट को पूरा पुल किया जब तक कि बेल्ट जो है वो P पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए। तो यहां से ऐसे O से अवे किया पुल इस तरह से ताकि ये P तक पहुंच जाए। तो एक तरफ से तो बेल्ट आपकी ऐसे पुल हो गई, दूसरी साइड से बेल्ट अभी भी ऐसे ही लगी हुई है। हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है बेल्ट की, जो कि अभी भी रिम के साथ कांटेक्ट में है। ये वाली पुल हो गई है, ये वाली जो बची है ये हमें लेंथ फाइंड करनी है, और शेडेड एरिया को भी फाइंड करना है। अब अगर ये वाली लेंथ फाइंड करनी है तो इसका मतलब ये क्या बोला जा रहा है कि हमें ये आर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। नाउ लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमें रेडियस और एंगल पता होने चाहिए। रेडियस तो हमें पता है, एंगल हमें नहीं पता। तो इसका मतलब सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। अब एंगल के लिए अगर हमें ये एक एंगल भी पता चल जाए, AOP भी पता चल जाए, तो दूसरा भी उसके इक्वल ही होगा, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 10 है। अब ये टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो टेंजेंट्स के लिए ये एंगल AP जो है वो BP के इक्वल है। तो उसी हिसाब से, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज को देखें तो हमारे पास एंगल AOP इक्वल हो जाएगा BOP के। तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक एंगल भी पता चल जाए तो दोनों एंगल पता चल जाएंगे, और अगर दोनों एंगल पता चल जाएंगे तो 360 में से इस पूरे को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, और रिफ्लेक्स एंगल अगर मिल जाएगा तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। सो पहले इतना करते हैं। तो अब हम एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल में एंगल OAP 90 डिग्री होगा। 90 क्यों होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। रेडियस टेंजेंट पे जब बनता है तो हमारे पास परपेंडिकुलर बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ट्राइंगल AOP जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ये साइड और एक ये साइड गिवन है। हमें ये साइड नहीं निकालनी, AP नहीं निकालना, हमें सिर्फ एंगल फाइंड करना है। तो अगर एंगल फाइंड करना है तो मैं ऐसा लिख सकती हूं, इन ट्राइंगल AOP ट्राइंगल में कॉस थीटा, इसको मैं थीटा नाम दे रही हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू AO बाय OP। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस भी हमें पता है और हाइपोटेन्यूज भी हमें पता है, तो उससे हम कॉस थीटा से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 10, तो 5/10 मतलब 1/2। अब थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है कॉस के लिए, वो होती है हमारे पास 60 डिग्री। तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60। सो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अगर ये थीटा की वैल्यू आई तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 + 60, दैट इज 120 डिग्री। इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू
360 माइनस 120 दैट इज 240 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल हमें 240 डिग्री मिल गया। अब अगर ये एंगल मिल गया तो हम लेंथ निकाल सकते हैं आर्क की, वो हमारे पास हो जाएगा ये बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू है 240 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह पे 5। सो ये 2 और ये 3 आ जाएगा, यहां पे 7 कैंसिल नहीं होगा किसी के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 22 इंटू 5, मतलब 5 4 20, 20 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 21, और जिसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20.93 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ आर्क, या मतलब लेंथ ऑफ बेल्ट जो कि अभी भी पुली की रिम के साथ लगी है। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट के लिए हमें बोला था कि हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब एक बार डायग्राम को वापस देखते हैं। अब ये जो शेडेड रीजन है ये कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम ये पूरे ट्राइंगल का एरिया देख लें, इस ट्राइंगल का भी एरिया देख लें, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया हम ऐड करें, उसमें से ये माइनर सेक्टर का जो एरिया है ये माइनस कर दें तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे पास ट्राइंगल का एरिया कैसे बनेगा, क्योंकि माइनर सेक्टर का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, एंगल हमें पता है, रेडियस हमें पता है। अब इसकी अगर हम बात करें, क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमें गिवन है, हाइट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो एपी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब एपी की वैल्यू आप दो तरह से फाइंड कर सकते हो, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, या इसमें डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज करके भी कर सकते हो। क्योंकि साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसको यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हम एपी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे हाफ बेस इनटू हाइट करके एरिया निकालेंगे। जो एरिया इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि साइड्स हमारी सेम है। तो पूरा हम टोटल करेंगे दोनों एरियाज को, उसमें से माइनस करेंगे ये माइनर सेक्टर के एरिया को। सो सबसे पहले अब लिखेंगे हम नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू एपी बाय ओपी। सो साइन थीटा की जगह पे साइन 60 इज इक्वल टू एपी बाय ओपी हमारे पास है 10। सो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू एपी बाय 10। एपी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10√3/2 दैट इज 5√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई एपी की वैल्यू। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP इज इक्वल टू हाफ बेस हमारे पास है OA इंटू परपेंडिकुलर है AP। हाफ बेस की वैल्यू है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5√3। सो 25/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है ये इक्वल हो जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल BOP के। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB इज इक्वल टू ट्वाइस 25/2 √3। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया। अब हमें इसमें से माइनर सेक्टर को माइनस करना है। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAQB इज इक्वल टू, एंगल हमारे पास क्या आया था 120, सो 120 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह पे 5 इंटू 5। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया।
सो वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 दैट इज 21. सो ये पूरा कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 26.17 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर. तो हमारे पास आ रहा है 25√3 माइनस 26.17. अब 25√3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन ही होती है, मतलब एग्जाम में आपको स्टार्टिंग में गिवन होती है. सो 25 इंटू 1.73 हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 1.73 माइनस 26.17. तो ये वैल्यू आ जाएगी 17.08 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया शेडेड रीजन का एरिया. तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन था. इसमें आपके पास सर्कल्स चैप्टर का भी प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, टेंजेंट वाली. देन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें यूज हो रही है, और आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला चैप्टर भी यूज हो रहा है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस ये है कि एक साथ आपको 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. नाउ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर अ स्क्वायर OABC is inscribed in a quadrant OPBQ of a circle. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. अब क्वेश्चन में बोला है हमारे पास एक फिगर गिवन है, स्क्वायर है हमारे पास OABC. इंस्क्राइब्ड, ये मैंने क्वेश्चन अब क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये बताना था इंस्क्राइब्ड का क्या मतलब है, या इंस्क्राइब्ड जैसा कुछ भी लिखा है तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले डायग्राम अगर नहीं गिवन होगी तो बनानी पड़ेगी. इंस्क्राइब्ड क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर होना. तो हमें बोला इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के अंदर है स्क्वायर. तो क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, OPBQ, ये क्वाड्रेंट है. नाउ क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट. तो अगर पूरा सर्कल हमारे पास 360 डिग्री एंगल का होता है, तो अगर उसका 1/4 करेंगे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री. तो क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट. तो क्वाड्रेंट हमें गिवन है, और वैसे भी अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल तो 90 डिग्री ही होगा. अब OA की वैल्यू हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है. हमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. नाउ शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम पूरे क्वाड्रेंट की एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो हमें रीजन का एरिया मिल जाएगा. अब स्क्वायर का एरिया तो हम बना सकते हैं इजीली. स्क्वायर हमारे पास होता है साइड इनटू साइड. तो यहाँ पे अगर 20 है तो ये चारों साइड ही 20 है, तो एरिया हमें स्क्वायर का तो मिल जाएगा. अब क्वाड्रेंट का एरिया हम कैसे बनाएंगे, एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री है, लेकिन हमें रेडियस नहीं पता. रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो रेडियस क्या है, अगर हम O को B से ज्वाइन कर लें तो O पॉइंट से B पॉइंट, B क्योंकि हमारा सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो OB जो है वो हमारा रेडियस ही होगा. अगर OB हमारा रेडियस है तो हमें मिल जाएगी वैल्यू एरिया ऑफ सेक्टर की इजीली. ना सबसे पहले इसका मतलब हमें रेडियस को फाइंड करना है. तो रेडियस हमारे पास एक्चुअली क्या है, OAB ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है. सो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. सो OA हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. सो 400 प्लस 400 दैट इज 800. अब 800 को अगर हमें रूट में कन्वर्ट करना हो, या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे सिंपल, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो 400 प्लस 400 हमारे पास क्या है, 400 इंटू 2 है. तो OB हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा. अब 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा 20, और रूट 2 आ जाएगा इसका 2 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20√2. सिंपल, इस तरह से कैलकुलेशंस को इजी करना होता है. तो ये हमारे पास आ गया रेडियस की वैल्यू. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर OABC is equal to side into side 20 into 20, that is 400 centimeter square. Area of quadrant
सेक्टर भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू थीटा की जगह पे 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की जगह पे 3.14 यूज कर रहे हैं, और रेडियस हमारे पास क्या आ गया था 20√2 इंटू 20√2। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ये 4 हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5√2 आ जाएगा। सो √2 इंटू √2 2 आएगा। सो ये वाला पूरा पोर्शन तो आपका 200 आ जाएगा। नाउ 200 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें इस पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस करना है, शेडेड रीजन में मिल जाएगा। सो शेडेड रीजन इज इक्वल टू 628 minus 400, दैट इज इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ आया, एक तो हमें इंस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब समझ आ गया कि कहीं भी इंस्क्राइब्ड लिखा है इसका मतलब वो किसी और पॉलीगन के, किसी और फिगर के अंदर है वो पोर्शन। सेकंड की क्वाड्रेंट अगर लिखा है तो इसका मतलब आपका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। और अगर इस तरह से कोई डायग्राम बन रही है तो हम उसमें रेडियस कैसे फाइंड करेंगे वो भी आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था। नाउ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सॉल्व कैसे करते हैं उसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सो हमें यहाँ पे बोला है कि सेमी सर्कल की हमें बात करनी है, तो सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। सेंटर इसका ओ आ जाएगा। अब हमें बोला कि इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस की जगह में डायमीटर गिवन है। अब अगर हम डायमीटर से पहले रेडियस बनाना चाहें तो रेडियस हमारे पास आता है डायमीटर का हाफ, मतलब d/2। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ। अगर सर्कल का एरिया πr² है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr²/2, हाफ हो जाएगा उसका। सो 1/2 पाई आर, क्योंकि हमारे पास रेडियस है लेकिन इन टर्म्स ऑफ डी है, तो रेडियस की जगह पे हम क्या करेंगे d/2 पुट करेंगे, d/2 का स्क्वायर डाल देंगे रेडियस की जगह। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास π/2 इंटू d²/2 का स्क्वायर 4। सो वैल्यू आ जाएगी 1/8 पाई d²। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या तो आपको डायमीटर में गिवन है तो इसको रेडियस में बना लो, या आपको अगर फॉर्मूला कन्वर्ट करना आता है तो फॉर्मूला कन्वर्ट करके भी देख लो। सो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस हमारे लिमिटेड थे लेकिन सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। इसके अलावा एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को ज़रूर से करना। सो आई होप आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।